नमस्ते दोस्तों। तो इस वीडियो में हम पार्ट बी शुरू कर रहे हैं अपने बिजनेस की बुक का, क्लास 11th की। और बुक का 7th और पार्ट बी का पहला चैप्टर है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। मतलब कि बिजनेस को चलने के लिए जो फंड चाहिए होता है, फाइनेंस चाहिए होता है, वो कौन कौन से सोर्सेज से आ सकता है, उन सभी को जानेंगे हम डिटेल में। सबसे पहले देखते हैं बिजनेस फाइनेंस क्या है। तो बिजनेस फाइनेंस रिफर्स टू कैपिटल फंड्स एंड क्रेडिट फंड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। मतलब कि बिजनेस में इन्वेस्ट किए गए हर तरीके के फंड्स, चाहे वो कैश हो, चाहे क्रेडिट पे हो, किसी ने एज कैपिटल लगाए हो या लोन के रूप में दिए हो, वो सारा फाइनेंस बिजनेस फाइनेंस कहलाता है। एक तरफ तो बिजनेस फाइनेंस एक ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, दूसरी तरफ बिजनेस फाइनेंस एक एक्टिविटी भी है, जिसे कह सकते हैं कि प्लानिंग, रेजिंग, managing and controlling all the money used or capital funds of any kind used in connection with business। बिजनेस से कनेक्टेड किसी भी तरीके के फंड को कैसे हम प्लान करेंगे, रेज करेंगे, मतलब मार्केट से पिक करेंगे, मैनेज करेंगे, है ना, उससे चलाएंगे, और कंट्रोल करेंगे, मतलब कि उसके ऊपर एक चेक बना के रखेंगे, उसको भी, उस एक्टिविटी को भी बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस कैसा होता है और किस लिए ज़रूरी होता है। देखिए, सबसे पहले तो बिजनेस फाइनेंस क्यों ज़रूरी है, मतलब कि बिजनेस को कैपिटल या फाइनेंस की ज़रूरत क्यों है। पहला, वाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस, भाई बिजनेस शुरू करने के लिए आपको फिक्स एसेट्स खरीदने होंगे, है ना, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए कुछ फंड चाहिए होगा, तो फाइनेंस की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जब आपका बिजनेस चलने लग गया तो अक्सर आपको रॉ मटेरियल खरीदना होगा, बिजली का बिल पे करना होगा, फैक्ट्री का रेंट पे करना होगा, वर्कर्स की सैलरी, वेजेस पे करने होंगे। तो इस तरीके का जो वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए होगा, वो फाइनेंस की मदद से ही आ पाएगा। स्पेशली ये प्रोडक्शन प्रोसेस लेंदी हो, मतलब कि ऐसा नहीं कि आपने इस महीने बनाया सामान, एक महीने के अंदर अंदर बन गया, बिक गया, पैसे आ गए, तब तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस महीने के जो पैसे हैं वो अगले महीने खर्च हो जाएंगे। लेकिन जब प्रोडक्शन प्रोसेस लेंदी होता है, मतलब कि आपने बनाना शुरू किया किसी मंथ में और वो 3-4 महीने बाद बन के तैयार हुआ, फिर उस पूरे प्रोड्यूस को, जितना भी क्वांटिटी है, उसको बिकने में और फंड वापस आने में, विद प्रॉफिट आने में और 2-3 महीने लग गया, तो उस समय आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और हाईली ज़रूरत पड़ेगा। टू फाइनेंस द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स ऑफ द कंपनी। अब मान लीजिए बिजनेस अच्छा चल रहा है, शुरू भी हो गया, हमने फाइनेंस की जरूरत पड़ी, चलने चलते के समय भी हमें जरूरत पड़ी, अब हमें उसे ग्रो करना है, हमें और प्लांट बढ़ाने हैं, लोग बढ़ाने हैं, प्रोडक्शन बढ़ाना है ना, उसके लिए हमें और फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। ठीक, क्या फ़ायदे होते हैं एडिक्वेट फाइनेंस के, मतलब कि अगर आपके पास अच्छा फाइनेंस है जो आपको ज़रूरत है, तो अगर आपके पास है तो क्या फ़ायदे। देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ओनर्स फंड है, अभी आगे ओनर्स फंड और बोरोड फंड, जिसे हम आम भाषा में लोनर्स फंड भी कहते हैं, बोरोड को, वो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जब आप एक्स्ट्रा फंड ले लोगे तो आपको उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अगर वो बोरोड फंड है। और अगर वो ओनर्स फंड है तो उस, जो आपका प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, अगर ज़रूरत से ज़्यादा कैपिटल आपने पिक कर रखा है। तो इसलिए एडिक्वेट बोला गया है यहाँ पर, मतलब जितना ज़रूरत है उतना, ना कम ना ज़्यादा। तो क्या फ़ायदे होते हैं इसके। फर्म अपनी लायबिलिटी समय पे पे कर सकती है। मान लीजिए कोई उधार किसी से लिया था और 6 महीने बाद वापस करना था, तो 6 महीने बाद अगर हमारे पास फाइनेंस सही से चलता रहता होगा तो हम वापस कर लेंगे इजीली समय पर। अपना बिजनेस हमारा स्मूथ चलता रहेगा, जब किसी भी तरीके की कोई टेंशन इन चीज़ों से रिलेटेड नहीं होगी। द फर्म कैन अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड न्यू इनोवेटिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। जब भी कभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आए या नए तरीके आए प्रोडक्शन करने के, तो आप तुरंत ही वो नए तरीके की मशीनरी वगैरह खरीद सकते हो और अपने आप को अपडेट कर सकते हो। इसके बाद फोर्थ क्या है, द फर्म कैन मेक यूज़ ऑफ इट्स बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़।
मतलब कि बिज़नेस को जब भी कोई मौका पड़े, कोई अपॉर्चुनिटी उसके सामने आए, तो उसका वो अच्छा इस्तेमाल कर सकती है। जैसा कि पिछला भी एक यही बात थी, द फर्म कैन फेस कंपटीशन मोर स्ट्रांगली। जो कंपटीशन मार्केट से आता है उसको अच्छे से फेस कर सकती है, क्योंकि फाइनेंस की वजह से कहीं भी बैकआउट उसे नहीं करना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट करना है, अच्छा एडवर्टाइजमेंट कर सकती है। मार्केट को क्रेडिट पे सेल करना है, क्रेडिट पे सेल कर सकती है। फंड्स होने के यही फ़ायदे रहते हैं। द फर्म कैन रिप्लेस इट्स एसेट्स एंड मशीनरी वेन एवर नेसेसरी। जब भी कभी हमें अपने एसेट्स पुराने और मशीनरी को रिप्लेस करना हो, तो हम उसे कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे। और अगर ट्रेड साइकिल में कभी बीच में डिप्रेशन आ रहा है, मार्केट में रिसेशन, मंदी छा रही है, तो ऐसे ख़राब समय से फर्म निकल पाती है एडिक्वेट फाइनेंस होने पर। अब बात आती है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जो हमारा चैप्टर का नाम है। तो ये दो तरीके की कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। एक है ओनर्स फंड, मतलब कि ऐसा फंड जो जिससे भी हम ले रहे हों वो क्या बन जाए, हमारा फर्म का ओनर बन जाए। मतलब कि ओनर मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट के साथ साथ लॉस में भी भागीदार हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में भी भागीदार हो जाए। वहीं बोरोड फंड में क्या होता है, फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, जिसने आपको उधार दिया है, लोन दिया है, इसको हम आम भाषा में लोनर्स फंड भी बोलते हैं। इससे याद करना आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है, क्योंकि ये ओनर से मिलता जुलता नाम है, राइमिंग। और जैसे ओनर फंड अपने नाम से ही बता दे रहा है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, वैसे लोनर्स फंड भी इससे क्या डिफरेंशिएशन है उसे बता देता है। क्या रहता है इसमें, लोन दिया है किसी ने आपको, तो वो इंटरेस्ट लेगा ही लेगा, है ना। वो ये नहीं देखेगा आपकी फर्म को फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। लेकिन वहीं जब बात डिसीजन मेकिंग की आएगी, तो डिसीजन मेकिंग में उसका कोई रोल नहीं होगा, है कि नहीं, क्योंकि उसने आपको लोन दिया है, वो ओनर नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओनर्स फंड के क्या फीचर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल, यानी कि इससे जो आता है पैसा वो हमेशा के लिए फर्म में रहता है, नहीं तो लंबे समय के लिए तो रहता ही रहता है। ठीक है, रिफंडेबल नहीं होता है कि हाँ भाई 5 साल हो गया वापस करो, ऐसा नहीं है। क्योंकि ओनर का फंड है, कंपनी के मालिक का है, जब तक कंपनी है तब तक उसका मालिक उससे जुड़ा ही रहेगा। प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल, लेकिन इसमें रिस्क होता है, क्योंकि कंपनी अगर कभी बहुत ज़्यादा लॉस में चली जाए या डूबने के कगार में आ जाए, तो ओनर को ही अपने पैसे देने पड़ेंगे, दाव पे लगाने पड़ेंगे, तो इसीलिए रिस्क है। नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, क्योंकि ऑलरेडी वो कैपिटल खुद ही अनसिक्योर है, तो इसीलिए जो है कोई अलग से सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें, हमारा पूरा बिजनेस ही उसके अगेंस्ट लगा हुआ है। सोर्सेज ऑफ ओनर्स फंड, अच्छा क्या क्या सोर्सेज होते हैं, शेयर कैपिटल होता है, रिटेन्ड अर्निंग होता है ना। शेयर कैपिटल क्या होता है, जो आपका कैपिटल है फर्म का, उसको आपने कई शेयर्स में डिवाइड करके मार्केट में दे दिया कि हाँ भाई ये लीजिए 0.02%, 0.05% की इक्विटी, यानी कि हमारे कंपनी में आपकी ओनरशिप का पोर्शन, और उसके बदले हम आपसे पैसे ले रहे हैं, तो हो गया शेयर कैपिटल। और रिटेन अर्निंग क्या होता है, आपको साल दर साल जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से ही आपने कुछ पोर्शन रिटेन कर लिया, मतलब कि किसी भी को भी देने से बेटर है आपने उसको फर्म में वापस रख लिया, तो आपकी फर्म के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गया, इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट है, वो भी ओनर्स फंड ही है, क्योंकि वो बिलोंग ओनर को ही करता है। फिर आता है आपका बोरोड फंड, यानी कि लोन्स। तो जिस भी तरीके से हम लोन या क्रेडिट के रूप में फंड लेते हैं वो सब बोरोड फंड कहलाता है। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं इसके, एक तो फिक्स टाइम होता है, एक समय के बाद इसे वापस करना ही होता है। लेते समय हमें पता होता है कि ये शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है या लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म अक्सर 1 साल तक या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक का होता है। वहीं जो है क्या कहते हैं कि आपका जो मीडियम टर्म है वो रहता है 1 साल से लेके 5 साल तक का, अक्सर 2 साल 4 साल ऐसे रहता है इसका टाइम। और लॉन्ग टर्म होता है 5 ईयर्स से अबव। ये बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, जैसे कि
10 साल तक के, 15 साल तक के लोन्स। जैसे आप होम लोन लेते हो तो आप देखते हो कि आप जल्दी नहीं वापस कर सकते, तो इसलिए आपको अक्सर 20 साल का लिए मिल जाता है। तो ये आपके लिए क्या है, बोरोड फंड है। वही घर आप अपने पुराने किसी हेरिडिटरी फंड से बना रहे हो या इकट्ठा किए हुए फंड से बना रहे हो तो क्या हो जाएगा, ओनर्स फंड हो जाएगा। सिक्योरिटी अक्सर इसको किसी असेट के द्वारा बैक किया जाता है कि हाँ, बिजनेस को ये कंफर्म करना पड़ता है कि जो आपने हमें फंड दिया है या लोन दिया है, ये इसके अगेंस्ट, इस असेट के अगेंस्ट सिक्योर्ड है। वो असेट कोई भी हो सकता है, कोई बिल्डिंग, कोई प्लांट, कोई मशीनरी, है ना। और जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो तो हमेशा ही लोन सिक्योरिटी के अगेंस्ट ही देते हैं, कभी भी डायरेक्टली नहीं देते हैं। रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी हमें क्रेडिट देता है, जो भी लोनर होता है, वो हमेशा रेगुलर पेमेंट एक्सपेक्ट करता है और हमें पे भी करना होता है टाइम टू टाइम, जैसे मंथली, ईयरली, एक्सेट्रा। फिर आता है आपका कंट्रोल। कंट्रोल इनका कुछ भी नहीं है बोरोड फंड वालों का, है ना। बिजनेस फर्म की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल या मैनेज ये नहीं कर सकते, डू नॉट गेट द राइट, लिखा हुआ है ना। हाँ, अगर उनका इंटरेस्ट बार बार डिफ़ॉल्ट कर जा रहा है, पे नहीं हो रहा है, तो वो केस ज़रूर कर सकते हैं फर्म के ऊपर। सोर्सेज ऑफ बोरोड फंड। बोरोड फंड कहाँ कहाँ से आ सकता है भाई, देखिए, डिवेंचर आप इशू कर सकते हैं, किसी कमर्शियल बैंक से लोन ले सकते हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे, जैसे नाबार्ड हो गया, ये तो खैर एग्रीकल्चर के लिए देता है, किसी नॉर्मल बिजनेस के लिए नहीं देता है। बट सिडबी हो गया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो ऐसे कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आपको बिजनेस करने के लिए लोन देते हैं। पब्लिक डिपॉजिट हो गया। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, लोग आपके यहाँ फर्म में 6 महीने, साल भर के लिए पैसे जमा कर जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा आप नहीं ले सकते, एक लिमिटेड अमाउंट तक ही ले सकते हो। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, एक्सेट्रा। क्या होता है ट्रेड क्रेडिट या इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, इसमें क्या होता है कि एक फर्म के पास एक्सेस फंड होने के कारण, जिसे वो अभी वापस नहीं देना चाहती उस फंड के ओनर या लोनर को, या टाइम नहीं हुआ है, रिजर्व में रखना चाहती है, बट उसका इंटरेस्ट वो अकेले बेयर नहीं कर पा रही, तो यहाँ कॉमा होना चाहिए। तो वो क्या करती है, आपस में अपने किसी दूसरी फर्म में डिपॉजिट करा देती है जहाँ उस फंड की ज़रूरत ज़्यादा हो, एक फिक्स इंटरेस्ट पे, जिससे कि उसे भी हेल्प हो जाती है और उसके पास एक रिजर्व में बना रहता है कि जब चाहे वो वापस ले सकते हैं। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, ये एक फर्म दूसरे फर्म को या अपने सप्लायर्स, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराने वाले या होल सेलर को कोई मैन्युफैक्चरर देता है। इसमें कैश नहीं दिया जाता है, इसमें जो भी ट्रेडिंग जिस चीज़ की हो रही होती है उसका पेमेंट इमीडिएटली ना करना ट्रेड क्रेडिट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है प्लास्टिक चेयर्स की, अब हम केमिकल्स जो प्लास्टिक चेयर्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं वो किसी केमिकल फैक्ट्री से ले रहे हैं हर मंथ। बाय चांस किसी मंथ हमारे पास पैसे नहीं थे, हमें पता था कि 15 से 20 दिन में आ जाएंगे, तो हमने कहा कि भैया अब की बार आप हमें सामान क्रेडिट पे दे दो। उन्होंने कहा ठीक है, हमारे पुराने कस्टमर हैं, हमेशा टाइमली पे कर देते हैं, कभी मांगते भी हैं उधार तो 2-4 दिन में दे देते हैं, तो उन्होंने आपको वो सामान उधार पे दे दिया। इसको कहते हैं ट्रेड क्रेडिट। इसके बारे में भी हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। ओनर्स और बोरोड फंड यानी कि लोनर्स फंड के बारे में, सॉरी, ओनर्स और बोरोड फंड यानी कि लोनर्स फंड के बीच में डिफरेंस जो है आपको खुद से उसको रिवाइज करना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि सोर्सेज जो हमने अभी बात किए थे वो कैसे कैसे होते हैं डिटेल में थोड़ा। जैसे शेयर कैपिटल में बात की, तो शेयर कैपिटल भी इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं, वो प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये लगभग सेम ही है तीनों, उनका फ़र्क भी मैं आपको बताऊंगा। डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है कि कुछ बैंक टाइप इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको डिपॉजिटरी बोला जाता है। ये ग्लोबली एक डिपॉजिटरी है आपकी, एक अमेरिकन डिपॉजिटरी है ना। इनके यहाँ से फंड कलेक्ट करती हैं फर्म्स, और उनमें इन्वेस्ट जो करना चाहते हैं वो इन बैंक्स या डिपॉजिटरी से ये GDR यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट या अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट या इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट लेते हैं, ठीक है। और इनका फंड उनके पास चला जाता है, लेकिन इनके पास
शेयर कैपिटल की तरह क्या राइट्स नहीं होते कि ये सारे के सारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकें या इंटरफेयर कर सकें, जबकि हैं ये भी ओनर फिर भी। ठीक है, इनको भी प्रॉफिट या लॉस दोनों झेलना पड़ सकता है, लेकिन ये उसमें भाग नहीं लेते। रिटेन अर्निंग मैंने आपको बता ही दिया कि प्रॉफिट जो किसी साल बच रहा है या आप उससे रिटेन कर ले रहे हो, रोक ले रहे हो फर्म में वापस एज कैपिटल, तो रिटेन अर्निंग है। अच्छा, इनमें फ़र्क क्या है? देखिए, ग्लोबल डिपॉजिटरी जैसे पूरे दुनिया के लिए है, पूरे वर्ल्ड मार्केट्स के लिए। ठीक है, कहीं से भी कोई भी इसे खरीद सकता है और किसी भी कंपनी के लिए ये यूज़ होती है। अमेरिकन डिपॉजिटरी सिर्फ केवल अमेरिकन लोगों के लिए है, केवल यूएस सिटीजन ही इसे खरीद सकते हैं। और इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट में वर्ड तो इंटरनेशनल आ रहा है ये, लेकिन ये है इंडिया के लिए, इंडियन कंपनीज के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, लगभग मैं आपको यहीं सब कुछ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, नीचे ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं फिर, सिवाय मेरिट्स डीमेरिट्स और कंपैरिजन के। इक्विटी शेयर आपका वो शेयर है जो प्रॉपर ओनर्स होते हैं, मतलब कि जिन्होंने फर्म को बनाया या जो फर्म के स्टार्टिंग ओनर्स हैं, शुरुआती समय के ओनर्स हैं, जो पूरा का पूरा रिस्क खुद बियर कर रहे हैं। अगर फर्म डूबती है तो बाकी सारे पेमेंट होने के बाद लास्ट में इक्विटी शेयर का पेमेंट होता है। जबकि प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनका पेमेंट प्रेफर किया जाता है इनके ऊपर। लॉस इन्हें भी हो सकता है क्योंकि है ये भी कैपिटल का ही पार्ट, लेकिन अगर फर्म को थोड़ा ही लॉस हुआ है, लिमिटेड लॉस हुआ है, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर अकेले बियर करेंगे, ये लोग नहीं करेंगे। सिमिलरली फर्म को जिस साल प्रॉफिट होता है और वो इन शेयर्स को डिविडेंड यानी कि प्रॉफिट का हिस्सा देना चाहती है, उसमें भी पहला डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए निकाला जाता है। मतलब कि हो सकता है इन्हें ही मिले खाली, हो सकता है इन्हें ज़्यादा मिले, ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए इनको हमेशा प्रेफरेंस दिया जाता है, प्रायोरिटी पे रखा जाता है। डिबेंचर क्या है? डिबेंचर जैसे आप बैंक में जाके एफडी करते हो, वैसे लोग फर्म्स में जाके एफडी कर देते हैं। अगर कंपनी ने 10 साल के डिबेंचर निकाले हैं, इसका मतलब 10 साल के लिए आपका पैसा उस फर्म में रहेगा। हर साल आपको एक फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा जो कि अच्छा होता है काफ़ी, जैसे मान लीजिए 12% इंटरेस्ट आपको हर ईयर मिलेगा, और जैसे ही 10 साल पूरे हो जाएंगे आपका फंड आपको वापस मिल जाएगा। ये कॉमन डिबेंचर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अकाउंटेंसी में आप इस डिबेंचर में भी बहुत सारी टाइप्स पढ़ोगे। लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देखिए कमर्शियल बैंक से भी लोन लिया जा सकता है, जो कि प्राइवेट और सरकारी दोनों होते हैं, एचडीएफसी, एक्सिस, एसबीआई एक्सेट्रा, है ना। लेकिन कई कई बार ये रिटेल लोन्स हैं इसीलिए कम पड़ जाते हैं, या किसी स्पेशल बिजनेस को किसी बड़े अमाउंट का लोन चाहिए होता है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं। ठीक है, इनके बारे में भी हम नीचे बात करेंगे। तो ये आपको, ये उस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं जिस फील्ड में आपका बिजनेस है, उसी तरीके की कंपनियों को ये लोन देते हैं और ये असिस्ट भी करते हैं आपको बिजनेस फाइनेंस मैनेज करने में और बिजनेस को भी मैनेज करने में। फिर आता है आपका पब्लिक डिपॉजिट, ये सीधे सीधे जो पब्लिक है वो सीधे ही कंपनी में पैसे डाल देती है 6 महीने, साल भर एक्सेट्रा के लिए। ये कभी भी 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फर्म के टोटल कैपिटल के। ठीक है, इस पर एक लिमिटेशन है, ज़्यादा कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं रहती है, इजीली पैसा डाला और निकाला जा सकता है। ट्रेड, ट्रेड मैंने आपको बता ही दिया, जब कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी से जो उसका सप्लायर है या उसका किसी भी तरीके का प्रोवाइडर है गुड्स का, जिससे वो सामान खरीदती है, रॉ मटेरियल खरीदती है, कुछ भी, उससे अगर वो उधार पे ले ले तो वो ट्रेड क्रेडिट कहलाता है। ऐसे ट्रेड क्रेडिट अक्सर विश्वास जब होता है दो कंपनी के बीच में, म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, तभी दिया जाता है। और अगर ट्रस्ट थोड़ा बहुत है, पूरा अच्छा बिल्डअप ट्रस्ट नहीं है पुराना, तो अक्सर क्या होता है कि जो एक कैश डिस्काउंट मिल रहा होता है वो नहीं मिलता है क्रेडिट पे सामान लेने वाले को। कि मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपये पर पीस के हिसाब से है और अक्सर उन्हें 90 रुपये में दे दी जाती है क्योंकि कैश में पेमेंट हो रहा है या मतलब इमीडिएट पेमेंट हो रहा है, तो वो क्रेडिट के केस में अक्सर वो डिस्काउंट नहीं दिया जाता। फिर आता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, मतलब कि मैंने आपको बताया था कि कभी एक फर्म अपना एक्सेस फंड दूसरे फर्म में जमा कर देती है तो वो दूसरे फर्म के लिए बोरोड फंड है, बट वो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट है, कभी भी वापस करना पड़ सकता है क्योंकि सामने वाले ने एक्सेस होने के कारण दिया था, जिससे कि उसकी लिक्विडिटी भी मेंटेन रहे किस एक हद तक और उसको इंटरेस्ट का बर्डन भी ना आए अकेले। ठीक है,
इसका इंटरेस्ट रेट अक्सर बाकी फंड से सस्ता होता है, क्योंकि डिपॉजिट करने वाला अपनी लिक्विडिटी बना के रखना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ वो इंटरेस्ट का बर्डन केवल कम करना चाहता है, ज़ीरो नहीं करना चाहता, या उसमें से प्रॉफिट नहीं कमाना चाहता कि उसको वो 15% का पड़ा वो आपको भी 15% या 16% पे दे दे, नहीं, वो आपको 12%, 10% पे दे सकते हैं, ठीक है। बाकी इंटरेस्ट वो खुद बियर करता है लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए। इशू ऑफ शेयर्स, देखिए मैंने आपको बताया था इक्विटी और प्रेफरेंस जो दो तरीके के शेयर्स हैं, उसमें इक्विटी शेयर्स जो है दो कैटेगरी के होते हैं, विद इक्वल राइट्स और विद डिफरेंशियल राइट्स। अगर आपको डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा तो आपके राइट्स थोड़े कम रहेंगे, लेकिन कभी कभी कंपनी के जो ओनर्स हैं, मतलब जिन्होंने कंपनी स्टैब्लिश की है, उनके बराबर इक्वल राइट्स वाले इक्विटी शेयर भी होते हैं। ये प्राइमरी रिस्क बियरर होते हैं, यानी कि सबसे पहला रिस्क इन्हें बियर करना है, यानी सब अगर लॉस में जाती है कंपनी तो सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हें होगा। क्लेम ओवर रेजिडुअल इनकम, वहीं अगर कोई एक्स्ट्रा इनकम हो रही है तो वो उसके ऊपर क्लेम भी इन्हीं का होता है, ठीक है। बेसिस फॉर लोन्स, इक्विटी शेयर कैपिटल अच्छा होता है तभी कोई और कंपनी या कोई और बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देता है। ऐसी कंपनी को कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन नहीं देता है जिसका रिस्क बियर करने के लिए पहले से किसी ने इक्विटी शेयर कैपिटल खरीद ना रखा हो या शेयर ना कर रखा हो, ठीक है। इसके बाद है कंट्रोल। इक्विटी शेयर होल्डर्स का कंपनीज की लगभग सारी एक्टिविटीज़ पे अच्छा खासा कंट्रोल होता है। वोटिंग राइट्स होते हैं शेयर होल्डर्स के पास, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी इन्हीं में से चुने जाते हैं। हायर प्रॉफिट, अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और बाकी सारा का सारा फंड लोन से इकट्ठा किया गया है तो सारा प्रॉफिट इनके पास ही जाता है। प्री एम्प्टिव राइट, मतलब कि कंपनीज एक्ट में जैसा कि कहा गया है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनके पास हमेशा प्री एम्प्टिव राइट रहता है। इस राइट का मतलब ये होता है कि जब भी कंपनी कोई नए शेयर्स निकाल रही है ना, कि हाँ भाई अब हम अपनी कंपनी को ग्रो करना चाहते हैं, हमें और फंड की ज़रूरत है और हम ओनरशिप लोगों को देने को तैयार हैं, तो जो नए इक्विटी शेयर या आईपीओ आपने वर्ड सुना होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर निकलता है, उसमें हमेशा प्रेफरेंस पुराने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। इसे कहते हैं प्रीएम्प्टिव राइट, ठीक है। परमानेंट कैपिटल, ये जब तक कंपनी है तब तक इसमें लगा रहता है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड के केस में और कंपनी बंद होते समय जो रीपेमेंट है इन्वेस्टमेंट का, उस समय प्रेफरेंस दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी के ऊपर। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, हालांकि बाकी तरीके के लोन और बोरोड फंड पहले वापस किए जाते हैं, लेकिन शेयर्स के मामले में इक्विटी के ऊपर इन्हें प्रेफरेंस दिया जाता है। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड अक्सर क्या होता है, ये फिक्स रेट पे चलते हैं कि भाई इतना डिविडेंड हमें मिलेगा ही मिलेगा फर्म के प्रॉफिट में से, ठीक है। नो सिक्योरिटी, शेयर्स के बदले कभी कोई सिक्योरिटी वैसे भी कंपनी नहीं इशू करती है, क्योंकि वो ओनर्स फंड है, आपकी कंपनी ही आपकी है पूरी पूरी। वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अक्सर वोटिंग राइट नहीं रहता है, क्योंकि ये एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इनको मिलना है ही है, तो इसीलिए इनकी बात डिसीजन मेकिंग में नहीं सुनी जाती है, ठीक है। हाइब्रिड सिक्योरिटी, इनके पास एक अलग ही तरीके की सिक्योरिटी होती है डिवेंचर की तरह से, कि मतलब या ये कहा जा सकता है कि डिवेंचर की इनके पास सिक्योरिटी है और इक्विटी शेयर का इनके पास बेनिफिट भी है, मतलब कि प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड भी डिवेंचर की तरह मिलेगा। तो डिवेंचर और इक्विटी का मिक्सचर है, बहुत अच्छा मिक्सचर है, इसीलिए से हाइब्रिड सिक्योरिटी कहा जाता है। हेल्प टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फंड, जब कभी फर्म को बहुत ज़्यादा फंड्स चाहिए होते हैं तो अक्सर लोग इक्विटी बेस्ड फंड देने को राज़ी नहीं होते हैं, तो वहाँ पे ये काम आता है। नो फिक्स लाइबिलिटी, मतलब कि इनकी कोई फिक्स लाइबिलिटी नहीं है कि लॉस हो रहा है तो हमें कुछ अपने पास से देना पड़ जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। रिटेन प्रॉफिट या अर्निंग्स बताया ही आपको मैंने, इसके भी फीचर्स देख लेते हैं। कुशन ऑफ सिक्योरिटी, भाई एक एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए कंपनी को, है ना, फंड्स एक फ्लो में बने रहें, इसलिए अक्सर फर्म्स अर्निंग्स को रिटेन करती है।
फंड्स फॉर न्यू एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट, जब कभी कोई नया प्रोजेक्ट है या नई मशीनरी, बड़े इन्वेस्टमेंट्स कहीं करने हैं तो उस समय हमें काम में आता है। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ये क्या है, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस तो ये हो नहीं सकता क्योंकि एक साल से अंदर तो कोई प्रॉफिट होता नहीं, प्रॉफिट तो ईयरली होता है, तो इसीलिए ये मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस का एक टाइप है। कन्वर्जन इनटू ओनरशिप फंड, ये ओनरशिप फंड में कन्वर्टेड रहता है क्योंकि अक्सर ओनर्स ने अपना प्रॉफिट छोड़ा होगा तभी प्रॉफिट रोक पाया होगी कंपनी अपने पास, तो इसीलिए उसके थ्रू जो इनकम हो रही है वो भी ओनर्स की ही है। मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स, अगर कंपनी अच्छी चल रही है तो सबसे बेस्ट सोर्स यही है भाई, क्यों किसी एक्स्ट्रा को अपना कंपनी का मालिक एक्स्ट्रा बनाना ओनर्स फंड लेके, और क्यों कोई रिस्क बियर करना कोई लोनर फंड क्रिएट हो करके कहीं से लोन लेके। नो इंटरफेरेंस, अब कोई नया व्यक्ति नहीं है एक्स्ट्रा क्योंकि ये हमारी कंपनी का ही अपना प्रॉफिट है जो वापस रोक लिया गया है, तो इसीलिए कोई एक्स्ट्रा ओनर नहीं है, कोई एक्स्ट्रा इंटरफेरेंस नहीं है कि अब एक बंदा और जुड़ जाएगा भाई जो डिसाइड करेगा क्योंकि उसने पैसा लगाया है एक्सेट्रा। फिर डिपॉजिटरी रिसिप्ट, क्या मैंने आपको बताया था, ये थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं कि 1990 में सिटी बैंक ने स्टार्ट किया था। और क्या होता है ये, मैंने पहले ही बताया आपको, डिपॉजिटरी रिसिप्ट कोई इंटरनेशनल बैंक होते हैं जिनको डिपॉजिटरी कहा जाता है, वो हेल्ड करते हैं, कंपनी इशू करती है डिविडेंड नोटिस रिपोर्ट इनको, और जो है क्या कहते हैं कि होल्डर्स भी जो है उनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, वो भी इन्हीं से पैसा लेते हैं, वो इन्हीं को पैसा देते हैं। अब यही बात देखिए, पहली इंडियन कंपनी जिसने जीडीआर इशू किए थे वो कौन थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, पूरी ग्लोबल है ना तो इसीलिए कहीं के भी हो सकते हैं। इसने $150 मिलियन के जीडीआर 1992 में बेचे थे। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट बिल्कुल जीडीआर के जैसे देखिए लिखा है, एक्सेप्ट कि ये यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी को ही होती हैं और केवल यूएसए सिटीजन को ही इशू की जा सकती है, ठीक है। और वहीं इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या है, ये भी जीडीआर जैसा है एक्सेप्ट कि ये इंडियन सिटीजन को इशू होता है और फॉरेन कंपनी जो है इंडियन मार्केट से फंड रेस करती है, ठीक है। इंटरनेशनल वर्ड इसीलिए है क्योंकि कंपनीज फॉरेन रहती है। इसके बाद आता है आपका बोरोड फंड, जिसमें पहला आपका ट्रेड क्रेडिट है, जो मैंने आपको बताया ही था कि क्या है, कोई आपको इंपोर्ट स्पेयर पार्ट्स या रॉ मटेरियल सप्लायर है तो वो आपको क्रेडिट पे सामान दे देता है, तो ट्रेड क्रेडिट कहलाता है, ठीक है। ये इस पे डिपेंड करता है, तभी ट्रेड क्रेडिट देता है कोई जब वो देखता है कि आपके फर्म का नेचर कैसा है, साइज कैसा है और क्रेडिट वर्दिनेस कैसी है। आजकल सिबिल स्कोर देखते हैं ना लोग आपका, जब आप बैंक लोन लेने जाते हो या कोई भी तरीके का लोन लेते हो, क्रेडिट कार्ड इशू कराते हो, तो वही चीज़ यहाँ पे फर्म्स की भी टेस्ट की जाती है। फायदे क्या है, रीडली अवेलेबल है भाई, आपने कह दिया कि हाँ भाई अभी आपका सामान आप हमें भेज रहे हो हमारा सामान, तो आप जो है अब की बार क्रेडिट पे भेज दो, मैं आपको 15 दिन 20 दिन बाद वापस कर दूंगा, तो बहुत इजीली अवेलेबल होता है। फ्लेक्सिबल रहता है, क्यों, क्योंकि ये जो है कोई रिजिड रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि ये इस रूल के तहत, इस एक्ट के तहत ही बांटा जाएगा, इसका ये इंटरेस्ट रेट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये केवल पिछली डीलिंग्स को देखते हुए दे दिया जाता है, अमाउंट भी इसका थोड़ा छोटा ही होता है। नो फ्लोटेशन कॉस्ट, इसमें कोई ऐसी कॉस्ट नहीं है कि भाई इसको अरेंज करने के लिए हमें कुछ खर्चा करना पड़े, जैसे हमें शेयर्स इशू करने के लिए या बैंक से लोन लेने के लिए कुछ अपना टाइम एफर्ट और मनी लगाना पड़ता है ना, वो इसमें नहीं है। इंक्रीज इन प्राइसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कई बार जो है जो डिस्काउंटेड गुड्स हैं वो महंगे में दे दिए जाते हैं, इसलिए क्योंकि क्रेडिट पे दिए जा रहे हैं। लीगल एक्शन, हाँ थोड़ा सा सिक्योर बनाने के लिए इसको अक्सर एक प्रॉमिसरी नोट, या इंडियन मार्केट्स में देखा जाए ट्रेडिशनल मार्केट्स में तो हुंडी इशू कर दी जाती है। ये क्या होता है, ये एक रिटर्न प्रूफ हो जाता है जिससे कि कभी कोई लीगल एक्शन लेना पड़ जाए इन केस तो लिया जा सके, ठीक है। मान लीजिए समय पे पैसे वापस नहीं कर रहे हैं, है ना, टाल रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं क्रेडिट लेने वाला व्यक्ति, तो दूसरा व्यक्ति उसको लीगल एक्शन के लिए यूज़ कर सकता है प्रॉमिसरी नोट या हुंडी को। फिर आता है आपका पब्लिक डिपॉजिट, ये अनसिक्योर्ड होता है, इसके अगेंस्ट कोई एसेट नहीं है, ये कोई बहुत बड़े अमाउंट्स नहीं होते हैं, है ना। ये पब्लिक अक्सर अक्सर कोई कंपनी जो जो चाहती है कि पब्लिक डिपॉजिट से फंड इकट्ठा करे, वो न्यूज़पेपर में सिंपल सा एडवर्टाइजमेंट दे देती है और जिसको इंटरेस्ट होता है वो आके उसको फिल कर सकता है फॉर्म को और
मनी डिपॉजिट कर सकता है कंपनी में। पूरी तरीके से अनसिक्योर्ड है, कोई मॉर्गेज नहीं है एसेट इसमें। फाइनेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, क्योंकि छोटे अमाउंट और छोटे समय के लिए होते हैं तो इसीलिए वर्किंग कैपिटल या शॉर्ट टर्म फाइनेंस में आते हैं। टाइम पीरियड इसका 6 मंथ से लेके, जैसे मैंने आपसे 1 ईयर कहा था, बट एक्चुअली क्या है 3 ईयर है। ठीक है, 6 मंथ से 3 ईयर तक का ये हो सकता है। अच्छा हाँ, 6 मंथ से 1 ईयर मैंने उसके बारे में बताया था शायद, ट्रेड के बारे में। हाँ, सिंपल प्रोसीजर टू रेज, बहुत ही ईजी है इसको रेज करना। अभी आपने ऊपर देखा कैसे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दिया, और जिसको चाहिए था, जिसको इन्वेस्ट करना था, उसने आके एक फॉर्म भर दिया और पैसे डिपॉजिट कर दिया। रीपेमेंट 10% जो है डिपॉजिट्स जो है ईयर के एंड में फर्म को अलग रखने पड़ते हैं, जिसके पास भी पब्लिक डिपॉजिट है। ठीक है, ये पब्लिक डिपॉजिट को रीपे करने के काम में आते हैं। इकोनॉमिकल है, बहुत ही कम खर्चे में हो जाता है ऑब्टेन, है ना। और इंटरेस्ट जो होता है वो भी 15% से नीचे रहता है, या डिबेंचर या लोन पे जो इंटरेस्ट चल रहा होता है उस समय का, उससे कम रहता है पब्लिक डिपॉजिट का। लिमिटेड अमाउंट मैंने आपको बताया था, केवल 25% तक ही पब्लिक डिपॉजिट हो सकता है शेयर कैपिटल का या फ्री रिजर्व्स का। डिबेंचर या बॉन्ड, डिबेंचर के बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया था। लॉन्ग टर्म फंड होता है, लंबे समय के लिए जब कोई क्रेडिट कर देता है कंपनी को, उसे कंपनी का क्रेडिटर भी कहा जाएगा डिबेंचर होल्डर को। और वो जो है उसको एक डिबेंचर नाम का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है उस डिपॉजिट के अगेंस्ट, जिससे पता चलता है कि कंपनी उसके डेप्ट में है। ये बोरोड फंड है, इसीलिए फिक्स इंटरेस्ट रेट आना चाहिए समय समय पे। ठीक है, और इसका इंटरेस्ट पेमेंट कंपलसरी है। सिक्योर्ड रहता है, अक्सर जो है किसी ना किसी फिक्स असेट्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड इशू किया रहता है। रिडीमेबल है, ठीक, कोई भी जो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पहले तय किया गया वो खत्म होने पे वापस मिल जाते हैं पैसे, कंपनी बंद होने का इंतजार नहीं करना पड़ता। डिवेंचर होल्डर का कोई से नहीं है उसमें, मैनेजमेंट में, क्यों ही होगा, किसी भी बोरोड फंड प्रोवाइडर का नहीं होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी, वह जब बहुत सारे डिवेंचर इशू करते हैं कंपनी जनरल पब्लिक में, तो अक्सर एक ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है। ये कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। ये इंश्योर करता है कि जो बोरोइंग फर्म है वो अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करेगी और समय पे पैसे वापस देगी। मतलब एक तरीके से गारंटर बन जाता है कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अभी आपने बहुत फेमस केसेस सुने होंगे, विजय माल्या, नीरव मोदी वाले, वो यही है। हमारे बैंक्स इतना लोन नहीं दे सकते थे उनको, पीएनबी, एसबीआई एक्सेट्रा। हमारे बैंक ने केवल गारंटी ली थी उनकी, जब उन्होंने बाहर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या पब्लिक से पैसा लोन लिया तब। तो अब ये पैसा चुकाना किसको पड़ रहा है, इन बैंक्स को, है ना। ठीक, शेयर और डिवेंचर के बीच का डिफरेंस जितना मैंने आपको समझाया है उस बेसिस पे ये डिफरेंस टेबल आप रिवाइज करना। ठीक है, इसके बाद आता है कमर्शियल बैंक। जानते ही हो आप भी किसी को लोन लेते हो, कोई बाइक लोन, होम लोन आपके घर में किसी ने लिया हो तो कमर्शियल बैंक से ही लिया जाता है। ये अक्सर लॉन्ग टर्म लोन होता है, इसके अगेंस्ट कुछ सिक्योरिटी भी होती है। आजकल शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म भी प्रोवाइड होने लगा है ना। हर तरीके के फर्म जो है इन्हें अप्रोच करते हैं। बैंक्स का फायदा ये है, जब आपको ज़रूरत है बैंक से लोन ले सकते हो, अक्सर ये मना नहीं करते हैं। ये पूरी की पूरी बोरोअर इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, कहीं मार्केट में लीक नहीं होती है। कोई प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना है, जैसे इक्विटी शेयर्स वगैरह के लिए करना पड़ता है आपको। बहुत ही फ्लेक्सिबल सोर्स है, एक लोन जैसा है, बढ़ता घटता रहता है। अगर आप दोबारा उस पर एडिशनल लोन ले रहे हो या इंटरेस्ट चार्ज होता चला जा रहा है तो बढ़ेगा, नहीं तो आप पे करते जा रहे हो तो डिक्रीज होगा। फंड्स आर जनरली अवेलेबल फॉर शॉर्ट पीरियड। अच्छा, अक्सर जो है थोड़े समय के लिए ही लोन आपको मिलता है, मतलब मैक्सिमम 5 साल एक्सेट्रा। ठीक, क्योंकि ये ईएमआई बेस्ड पेमेंट नहीं होता है इसका, ये एक एक साथ वापस पे करना होता है, तो इसीलिए ये शॉर्ट पीरियड का रहता है। ठीक है, तो ऊपर यानी मैंने कुछ गलती कर दी, बिल्कुल। हाँ, जनरली कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन्स ही प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आजकल वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया है लॉन्ग टर्म लोन कुछ सिक्योरिटी लेने के बाद प्रोवाइड करना। इन सम केसेस बैंक में पुट्स रिस्ट्रिक्शन एंड डिफिकल्ट टर्म्स एंड कंडीशन, बट बैंक की जो टर्म्स कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है,
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का क्या फ़ायदा है, जो मैंने आपको बताया था कि कुछ इंस्टीट्यूशंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं, है ना। जब उन्हें लगा कि कमर्शियल बैंक पूरे नहीं पड़ रहे फर्म्स को खड़ा करने के लिए, तो उन्होंने बना दिए। क्या फीचर्स हैं इनके? लॉन्ग टर्म फाइनेंस हमेशा से दे रहे हैं ये, बैंक्स की तरह नहीं कि इन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया हो। मैनेजर एडवाइस, ये अच्छी खासी फाइनेंशियल एडवाइस भी मैनेजमेंट को देते हैं। मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस अक्सर देते हैं ये, और इनका रेट जो होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी रीजनेबल यानी कम होता है। सब्सक्राइबर्स ऑफ सिक्योरिटीज़, अक्सर क्या करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कि शेयर और डिबेंचर सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो डिबेंचर एक तरीके का लोन हो गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा, और शेयर्स खरीद लिए जिससे कि कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में भी इनका रोल बना रहे। अंडर राइटर्स, अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करता है, वो पैसे कहाँ से उठाता है, वो पब्लिक इशू से उठाता है ना, अंडर राइट कर देता है उनके नाम। गारंटी लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक तरीके से लोन की गारंटी दे रहा है। जब कोई दूसरा बैंक या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फर्म को लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। लोन इन फॉरेन करेंसी, अब अगर कोई इंपोर्ट मशीनरी है, कोई बाहर से आपको सामान खरीदने के लिए लोन चाहिए है, तो अक्सर लोन फॉरेन करेंसी में भी मिल जाता है आपको इंस्टीट्यूशन से। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट मैंने आपको बताया था, जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी की एक सिक्योरिटी एक्वायर करे, मतलब पैसे उनके पास रखे, या दूसरी कंपनी को लोन प्रोवाइड कर दे एक कंपनी, है ना, तो ऐसे में इसको इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट कहा जाता है। सबसे कॉमन वाले जो आपके यहाँ 3 मंथ है, और जो फर्स्ट क्लास बोरोवर्स हैं यानी कि अच्छे बोरोवर्स जो समय पे पैसे लेते हैं और वापस कर देते हैं विद इंटरेस्ट बिल्कुल टाइमली, वो 6 मंथ वाला डिपॉजिट उनके बीच में काफ़ी फेमस है। और इसके रहता है कॉल डिपॉजिट, जिसमें 1 डे नोटिस के बाद वापस पैसा लिया जा सकता है, जिसके बारे में मैं सबसे पहले आपसे बात कर रहा था जब मैं आईसीडी पढ़ा रहा था, क्योंकि ये मेन है, यही मेन टाइप है आईसीडी का। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अराउंड 10% होता है। सीक्रेसी बनी रहती है, केवल उन 2 कंपनीज को मालूम रहता है कि पैसा इनके बीच बोरो हुआ है। अब शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स अगर किसी को हैं, तो ऐसे डिपॉजिट्स लिए जा सकते हैं। ब्यूरोक्रेटिक और लीगल प्रॉब्लम से भी दूर है, इनके बीच में कोई कागजी कार्रवाई ये सब नहीं रहता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस नहीं होते हैं, थोड़े समय के लिए दिए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क पे होते हैं क्योंकि अनसिक्योर्ड होते हैं, इनके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी मॉर्गेज नहीं की गई होती है, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक से ज़्यादा हाई रहता है। कॉल डिपॉजिट का ऐसा नहीं रहता है, लेकिन बाकी 2 टाइप का रहता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने लगभग सारे तरीके के सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस पढ़ लिए हैं। अब हम जब अगले चैप्टर पे जाएंगे अगले वीडियो में, तो क्या पढ़ेंगे, चलिए देख लेते हैं एक बार। स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 8, 10 चैप्टर्स में से आपके 7 चैप्टर अब कंप्लीट हो गए इसके साथ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।